हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बस आपको एक काम करना है, छोटा सा क्या कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से जुड़ जाना है और इंस्टाग्राम आईडी पीजी पॉइंट ऑफिशियल को फॉलो कर लेना है। प्ले स्टोर से पीजी पॉइंट ऐप वगैरह इंस्टॉल कर लेना है ताकि आप किसी भी चीज़ से छूटे न रह जाए और आपकी प्रिपरेशन एक जोरदार तरीके से हो सके। बाकी हम आपसे हर बार यही बात कह रहे हैं, एक बार फिर से यही बताना चाहेंगे कि जिन बच्चों ने कोर्स लिया है उनको मैं बता दूं, जो आपके यूनिट के एंड वाले हमने क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को, शॉर्ट और लॉन्ग केवल जो क्वेश्चंस दिए थे, साथ में जो अभी हमने उसमें मॉडल पेपर ऐड करवाए 5, इन चीज़ों को तो आप करके ही जाइएगा, ठीक है। और जो हम रोज क्लासेस दे रहे हैं इनको, ठीक, ये जो डेली क्लासेस हैं ये करना है, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं आपको खुद से और मॉडल पेपर लगाना है खुद से, ठीक है। इतना काम अगर आप करके जाते हैं तो विश्वास मानिए कि आपका शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो आपको ना आ रहा हो। बाकी 90% तो फंसेगा ही, आप उसकी चिंता नहीं करिए, बशर्ते आप अच्छे से पढ़ रहे हो। देखिए, विद्यालय प्रबंधन में गुणवत्ता सुधार के लिए तथा स्वॉट विश्लेषण आयोजित करने के लिए शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों के कौशल के विषय में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने साथी सहपाठियों तथा अपने ग्रुप्स में, है ना। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है तो मैं कोशिश करूंगी कि इस चैप्टर के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को एक ही वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दूं। आप लोगों के जो भी डाउट्स हुआ करें वो आप लोग सेशन एंड हो जाने के बाद में कमेंट सेक्शन में कर दिया करिए कमेंट्स, ताकि हम उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर दे पाएँ। या आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप हमें पीजी पॉइंट ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं ही देखती हूँ, ठीक है। अगर मैं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की बात करूँ तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है, बहुत अच्छे से समझिएगा, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, कि विद्यालय प्रबंधन में स्वॉट विश्लेषण क्या है, स्वॉट विश्लेषण की विशेषताएं बताइए। तो SWOT, मैम इसका कोई ना कोई फुल फॉर्म भी होता है, हमने कहा बिल्कुल होता है, अभी हम आपको बताते हैं। देखिए, स्वॉट विश्लेषण किसी विशेष परिस्थिति को मूल्यांकित करने की विश्लेषणात्मक प्रविधि है। क्या है भैया ये? तो विश्लेषणात्मक प्रविधि है। स्वॉट आपका 4 शब्दों का संक्षिप्त रूप है। कौन कौन से 4 शब्द हैं आपको पता है? SWO और T, 4 आपको क्या दिख रहे हैं? अल्फाबेट्स दिख रहे हैं इसमें। तो ये एक लघु नाम है जो एक साथ 4 अर्थों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मैम क्या होता है अर्थ? हमने कहा S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि उसकी शक्तियाँ, विशेषताएं, ताकत, सकारात्मक पक्ष। वेयर एज W स्टैंड्स फॉर वीकनेस। वीकनेस का मतलब होता है कि जो विद्यालय प्रबंधन है, कमजोरियाँ, है ना, कमियाँ क्या हैं। O stands for opportunities, means अवसर, जैसे लाइक संभावनाएं। आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम आपको इस पूरे पक्ष को समझाएंगे। आप पहले जो रिटर्न है वो पढ़ लेते हैं। वेयर एज लास्ट वन इज योर T, एंड T स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स, अर्थात खतरा, क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं जीवन में। तो स्वॉट का आपने फुल फॉर्म क्या पढ़ लिया? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, यानी कि विशेषताएं क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, अवसर क्या है और खतरा क्या है। स्वॉट के 4 पक्षों में से 2 पक्ष अवसर व चुनौतियों के बाह्य कारक हैं, जबकि शक्ति और जो कमजोरियां हैं ये आपके कैसे हैं? अंतिम कारक है। बात समझिएगा, जो आपका क्या है, 2 पक्ष कौन कौन से? अवसर और चुनौतियां, यानी कि O और T। O और T जो है आपका कैसा है भैया? बाह्य कारक है। OT कैसा है? बाह्य कारक है। और जो आपके आंतरिक कारक हैं वो कौन कौन से हैं भैया? तो वो हैं आपके बचे हुए S और W। मैम कैसे याद करेंगे? हमने कहा OT का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है? बाहर के जो अंग होते हैं उनका चीरफाड़ करके हम लोग अंदर के अंगों तक पहुंचते हैं ना, तो ऐसे याद रखना। बाह्य कारक, बाह्य मतलब OT मतलब ऑपरेशन थिएटर, ऐसे याद रख लेना। तो आपको याद रहेगा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो थ्रेट्स है, यानी कि जो अवसर हैं, जो चुनौतियां हैं, वो आपका बाह्य कारक है, और जो आपका आंतरिक कारक है उसमें शक्तियां और कमजोरियां आ जाएगा, ठीक। तो शैक्षिक प्रबंधन व नियोजन की रणनीतियों में स्वॉट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो आपका स्कूल मैनेजमेंट होता है, क्या कहा मैंने? जो आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट होता है ना,
प्लानिंग्स होती हैं, नीतियाँ जो होती हैं, उनमें आपका स्वाट की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए हम लोग स्वाट में SWO और T को एक एक करके पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या एक्चुअल में किसका क्या मतलब होता है, किससे संबंधित क्या बातें बताई गई हैं। पहला है शक्तियाँ व ताकत यानी कि S, और S हमने आपको क्या बताया था, कैसा कारक है, तो ये आपका आंतरिक कारक है, याद रखिएगा। तो अब ये आप ना कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करिएगा ताकि मैं देखूं तो कौन बच्चा पूरी क्लास देख रहा है। क्या कमेंट करना है आपको कि मैम S और W कैसे हैं, आंतरिक कारक है, और O और T कैसा है भैया, बाह्य कारक। ठीक। तो ताकत या शक्तियां वे गुण हैं जो हमें संगठन के मिशन को पूरा करने में सक्षम बनाती हैं। ये वे आधार हैं जिनके आधार पर निरंतर सफलता प्राप्त की जा सकती है और जारी रखी जा सकती है। शक्ति प्रबंधन का लाभकारी पहलू ये किसी संगठन की क्षमता है जिसमें मानव दक्षताएं, मान प्रक्रिया क्षमताएं, वित्तीय संसाधन, उत्पाद और सेवाएं, वांड वफादारी शामिल ये सब चीज़ें होती हैं। किसमें भैया, शक्तियों और ताकत में। अगर मैं वीकनेस की बात करूं, कमजोरियों की बात करूं, तो कमजोरी वो गुण है जो हमें अपने मिशन को पूरा करने में और अपनी क्षमता को प्राप्त करने से रोकती है। इन कमजोरियों से प्रबंधन की जो मैनेजमेंट की गुणवत्ता होती है यानी क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, इसके जो डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कमजोरियां वे कारक हैं जो इन मानकों को पूरा नहीं करते हैं। हमें लगता है कि उन्हें पूरा करना चाहिए, जस्ट लाइक भाई एक ना एक अगर वीक कड़ी है तो उसका असर कहीं ना कहीं जो हमारा अचीवमेंट है, जो हमारा गोल है, उस पर पड़ेगा ही, सीधी सी बात है। अगर मैं अवसर की बात करूं, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, तो अवसर उस वातावरण द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जिनके अंदर हमारा संगठन संचालित होता है। ये तब उत्पन्न होते हैं जब कोई संगठन अपने वातावरण में स्थितियों का लाभ उठाकर ऐसी पूर्ण नीतियों की योजना बना सकता है और उन्हें क्रियान्वित कर सकता है जो इसे अधिक लाभदायक बनने में सक्षम बनाती है। अवसरों का उपयोग करके प्रबंधन प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब जो है बात आती है भैया टी की, यानी कि खतरे और चुनौतियां, जो आपका थ्रेट्स, जो आपका बाह्य कारक है। आप देखते होंगे कि भाई आज आप ये समझ लो कि हर जगह चुनौती है, हर जगह खतरे हैं। खतरे तब उत्पन्न होते हैं जब बाह्य वातावरण की स्थिति प्रबंधन की विश्वसनीयता और लाभप्रदता के खतरे में डालती है। जब वे कमजोरियों से संबंधित होते हैं तो वे भेद्यता को जोड़ते हैं। खतरे बेकाबू हैं। जब कोई खतरा या चुनौती आती है तो स्थिरता और अस्तित्व दांव पर लग सकता है। खतरे या चुनौतियों के उदाहरण आपके क्या होते हैं मैम? हमने कहा जैसे कर्मचारियों में अशांति होना, है ना, सीधी सी बात है। अगर कर्मचारी ही अशांत हो जाएंगे तो हम लोग कैसे चीज़ों को करेंगे? बदलती तकनीकी, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, है ना। उसके बाद में क्या है भैया, अतिरिक्त क्षमता। जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका कोई एक बहुत बढ़िया स्कूल चल रहा है ना। आपके जो मैथ्स के टीचर हैं, आप उनको सपोज डेट 5,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, एक क्लास लेने का। अब उन्होंने कहा कि सर आप इसी टाइमिंग पे हमारी कोचिंग में क्लास कर लीजिए आकर के, है ना, हम आपको 6,000 रुपये देंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये एक चुनौती ही तो थी। ये खतरा ही तो था स्कूल के प्रति। तो ये सब चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो विद्यालय के प्रबंधन में एक चुनौतियां या खतरे के समान चीज़ें होती हैं। और जो आपके विश्लेषण की विशेषताएं होती हैं, स्वॉट विश्लेषण की जो विशेषताएं हैं वो क्या है? तो इसके आधार पर विद्यालयों में प्रशासनिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके आधार पर प्रशासक सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि विद्यालय प्रणाली की उप प्रणाली में कहाँ क्या कमी है और इसे कैसे दूर किया जाए। जो प्रबंधक प्रणाली के दृष्टिकोण से संगठन में आने वाली समस्याओं को देखता है वह आसानी से समस्या समाधान के विकल्पों का पता लगा लेता है। प्रबंधक समस्या या विद्यालय पर डालने वाले प्रभावों यथा संस्थागत, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक का विश्लेषण कर पाता है। ये एक ऐसा ढांचा है जिसके आधार पर शिक्षा जैसे जटिल संगठनों की समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है तथा भविष्य के संबंध में निर्णय भी लिया जा सकता है। ये एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है कि प्रबंधक एक समग्र प्रणाली के कार्य कर रहा है कि नहीं। ये पूर्व प्रबंध नौकरशाही मान्यताओं के विपरीत विद्यालय संगठन को एक गतिमान, परस्पर क्रियापूर्ण व तर्कसंगत व्यापक प्रणाली मानकर चलता है और इसके आधार पर शैक्षिक समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान भी ढूंढा जा सकता है। यानी कि स्वॉट एनालिसिस जो है आपका, इससे मेनली हमारा क्या जो रोल है वो क्या होता है, इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इससे हम शैक्षिक समस्याएं जो आती हैं, एजुकेशनल
मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम आइडेंटिफाई करके उनका हम क्या करेंगे भैया, सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। चाहे ये समस्याएं गिरते शैक्षिक स्तर की हों, अनुशासन या अन्य किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। यही कारण है कि अनेक विद्वान यथा कूटस तथा ऑर्डोनल, है ना, कूटिस और ऑर्डोनल 1976 में, इन सभी ने और इन्होंने अपने मत व्यक्त किए कि आज वर्तमान जटिल संगठन होने की स्थिति में कोई प्रबंधन सिद्धांत या अधिगम की उपेक्षा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही क्वेश्चन किस तरीके से और पूछा जा सकता है कि विद्यालय प्रबंधन में गुणवत्ता को प्रभावशाली बनाने में स्वाट विश्लेषण यानी स्वाट एनालिसिस आयोजित करने के लिए शिक्षकों के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि एज अ टीचर आपका स्वाट एनालिसिस में क्या रोल होगा, इसके विषय में आपको ये आंसर लिखना है। तो आइए देखते हैं एज अ टीचर स्वाट एनालिसिस में क्या रोल होता है। तो स्वाट किसी संस्थान के गुणात्मक विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण तरीका है। वस्तुतः यह गुणात्मक विश्लेषण की एक क्या भी सहभागितापूर्ण तकनीकी है जिसमें किसी संस्थान के सभी सदस्य मिलकर, क्या कहा गया, कोई भी इंस्टीट्यूट के सभी सदस्य मिलकर सामूहिक निर्णय से संस्थान के स्वाट की पहचान करते हैं। स्वाट विश्लेषण द्वारा संस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक निम्न उत्तरों को खोजने का प्रयास करते हैं। विद्यालय या संस्थान की शक्तियां क्या हैं जिन पर विश्वास किया जा सके तथा उन्हें आयु बढ़ाते हुए सुदृढ़ भी किया जा सके। संस्थान की कमियां क्या हैं जिन पर ध्यान दिया जा सके तथा उसमें सुधार किया जा सके। विद्यालय प्रबंधन के पास अपनी शक्तियों का उपयोग करने तथा कमियों को दूर करने क्या क्या संभावना व अवसर हैं जिनका उपयोग किया जा सके तथा उन्हें संस्थान की शक्तियां क्या करते बदली जा सकें। विद्यालय प्रबंधन के समक्ष मुख्यतः चुनौती व खतरे हैं जिन पर तुरंत ध्यान देकर उन चुनौतियों का सामना किया जा सके तथा उनसे विद्यालय को होने वाली हानि से भी बचाया जा सके। ठीक है, अब शिक्षकों का कौशल की अगर मैं बात करूं, एक स्किल्स ऑफ टीचर क्या होनी चाहिए भाई, विद्यालय प्रबंधन में गुणवत्ता को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षकों के निम्न कौशल हो सकते हैं। क्या, महत्वपूर्ण सोच कौशल। एक जो टीचर होता है उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, विस्तार पूर्वक होनी चाहिए ताकि वो बच्चों को कैसा नेचर एक प्रेजेंट कर पाए, एक पॉजिटिव नेचर प्रेजेंट कर पाए बच्चों के सामने, है ना। तो मजबूत आलोचनात्मक सोच कौशल के साथ शिक्षक विद्यालय प्रबंधन के लक्ष्यों और मानकों के भीतर काम करते हुए अपने छात्रों के हितों पर विचार करने में सक्षम होते हैं और विद्यालय में एक सुरक्षित और पोषण वातावरण होना चाहिए। धैर्य, शिक्षक के अंदर धैर्य तो मतलब कह सकते हैं हम प्रायोरिटी है। अगर आज इस समझ में आप ऐसे समझ लो कि यहाँ करके कोई कह दे पीजी पॉइंट चैनल एकदम बेकार है ना, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, मैम एकदम उल्लू का पढ़ा पढ़ाती है, मैम को कुछ नहीं आता है, फिर भी बस आ जाती है क्लास लेके, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें उस व्यक्ति को जवाब दे करके अपनी इस क्लास को बर्बाद नहीं करना है। हमें धैर्य रखना है और अपने काम को कर्तव्यतापूर्वक निष्ठापूर्वक निभाना है। क्यों? क्योंकि अगर उस सिंगल बंदे को दिक्कत हो रही है, जो 10 बंदे को प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे उसका ध्यान देना है। तो कहने का आशय ये है कि शिक्षकों को अपनी अपेक्षाओं और छात्रों के अद्वितीय व्यक्तित्व के बीच संतुलन बनाए रखते हुए ऐसी परिस्थितियों में खुद को शांत रखने में सक्षम होना चाहिए। बहुत बार बच्चे क्लास में ऐसी असहज चीज़ें कर देते हैं, फिर भी एक टीचर धैर्य बनाए रखते हैं। संचार कौशल होना चाहिए। शिक्षक अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हुए अपनी पाठ्य सामग्री और अपेक्षाओं को स्पष्ट करते हैं जिसे छात्र समझ सके। यानी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं वो आप अपने बच्चों के संग इस तरीके से प्रेजेंट करिए कि उनको उस चीज को समझने में कोई दिक्कत ना आए। संगठनात्मक कौशल की अगर हम बात करें तो विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों को अपनी अध्ययन सामग्री और छात्रों को असाइनमेंट को अच्छी तरह से प्रबंधित करने में सक्षम होना चाहिए। एक सुव्यवस्थित कक्षा में किताबें और तकनीकी जैसे सभी आवश्यक उपकरण भी होने चाहिए। रचनात्मक सोच होनी चाहिए, यानी कि क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए ताकि वो बच्चों को क्या करे भैया, मोटिवेट कर सके और सीखने के लिए उत्सुक कर सके, है ना। जस्ट लाइक सिंगिंग है, ड्राइंग है, इन सब चीज़ों को भी शामिल करना चाहिए। एक लीडरशिप स्किल होनी चाहिए भाई, टीचर क्या है, एक लीडर के समान ही तो होता है ना। तो विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों में नेतृत्व कौशल आवश्यक है। नेतृत्व कौशल से शिक्षकों को कक्षा के अंदर और बाहर नेतृत्व कौशल से शिक्षकों के कक्षा के अंदर और बाहर नेतृत्व कौशल का अभ्यास करने की आवश्यकता है। टीम वर्क की क्षमता, छात्रों के लिए सर्वोत्तम पाठ्यक्रम और कक्षा अभ्यासों के साथ आने के लिए शिक्षकों की बैठकें होती हैं और इन बैठकों में मजबूत टीम वर्क क्षमता वाले शिक्षक दूसरों से इनपुट स्वीकार कर सकते हैं। समय प्रबंधन कौशल की अगर हम बात करें तो शिक्षण एक ऐसा कार्य है जो कक्षा के बाहर फैला हुआ है। शिक्षकों को पाठ, ग्रेड, पेपर की योजना बनाने और कभी कभी कक्षा सामग्री की खरीदारी करने के लिए सप्ताहांत
सप्ताहांत की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए आपके अच्छे समय प्रबंधन कौशल विकसित करने की आवश्यकता होगी। कंप्यूटर कौशल यानी कि बच्चे टीचर को जो है कंप्यूटर जैसी स्किल होनी चाहिए, वरना पता चले कोविड जैसी चीज़ें आ जाएं तो पता चले वो ऑनलाइन क्लास ही नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं हो रही ऑनलाइन क्लास? क्योंकि टीचर को पता ही नहीं है कि ऑनलाइन क्लास कैसे ली जाती है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। टीचर के अंदर टाइम टू टाइम पे क्या होना चाहिए भैया? चेंजमेंट्स, अर्थात उनके अंदर स्किल्स डेवलप करनी चाहिए जो जैसा नेचर बदल रहा है उस हिसाब से। संघर्ष समाधान कौशल की अगर हम बात करें तो विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों में हर संघर्ष को सकारात्मक रूप से देखने का प्रयास करें और सुनिश्चित करें कि चर्चा बहस में ना बदले। छात्र को संघर्ष के समय में भी अपने साथियों के लिए अपने सम्मान पैदा करना सिखाएं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके कुछ लॉन्ग आंसर्स थे चैप्टर नंबर 6 के, जो मैंने कंप्लीट कर दिया है ना। तो कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं हुई है अभी आपकी ना, 15 मिनट्स हुए। तो मैं चाहूँगी कि हम आपको अब लॉन्ग के बाद में शॉर्ट आंसर्स जो बनते हैं वो भी हम समझा दें। ठीक है, सेकंड टॉपिक जो है वो आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है। इसके अंतर्गत हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वॉट विश्लेषण के लाभ बताइए। अभी स्वॉट क्या है, स्वॉट का फुल फॉर्म क्या है, टीचर का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है एंड ऑल सब बता चुके हैं। अब इसकी क्या बताना है भैया? लाभ बताने। सबसे पहले अगर ऐसा आंसर कभी भी आ जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो स्वॉट क्या है 2 लाइनों में समझा दीजिएगा। स्वॉट में ये फुल फॉर्म होता है, ये होता है। उसके बाद में आप सेंटर हेडिंग डालिएगा स्वॉट के लाभ। क्या डालेंगे सेंटर हेडिंग? स्वॉट के लाभ। और फिर उनको आप पॉइंट वाइज समझा दीजिएगा ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो भैया स्वॉट विश्लेषण रणनीति निर्माण एवं विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक मजबूत उपकरण है। सफल विद्यालय प्रबंधन अपनी ताकत का निर्माण करते हैं और अपनी कमजोरियों को ठीक करते हैं और आंतरिक कमजोरियों और बाहरी खतरों से बताते हैं। हमने आपको क्या बताया? SW क्या है? आपकी आंतरिक चीज़ें हैं और OT क्या है? बाहरी चीज़ें, है ना। और वे अपने समग्र प्रबंधकीय वातावरण पर नजर रखते हैं और प्रतिस्पर्धियों को तुलना में नए अवसरों को तेजी से पहचानते हैं। स्वॉट विश्लेषण निम्नलिखित तरीकों से रणनीतिक योजना बनाने में मदद करता है। ये रणनीतिक योजना के लिए सूचना का एक स्रोत है, संगठन की एक ताकत बनाता है, ये प्रबंधन की कमजोरियों को दूर करता है, अवसरों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को अधिकतम करें, साथ में संगठन की धमकियों पर नियंत्रण रखें। ये प्रबंधन की मुख्य दक्षताओं की पहचान करने में मदद करता है और ये विद्यालय प्रबंधन में योजना के लिए उद्देश्यों की स्थापना में मदद करता है। साथ में ये भूत, वर्तमान और भविष्य के जानने में मदद करता है, जिसके अतीत और वर्तमान डेटा का उपयोग करके भविष्य की योजनाओं का चाक चौबंद किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? स्वॉट विश्लेषण का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, समझाइए। तो स्वॉट विश्लेषण का मूल्यांकन की अगर मैं बात करूँ, स्वॉट किसी संस्था के मूल्यांकन हेतु अनेक तरीके हैं, किंतु सबसे सरल तरीका है कि स्वॉट संबंधी एक प्रपत्र यानी कि शीट तैयार किया जाए तथा प्रत्येक सदस्य को उसमें संक्षेप में एक एक वाक्य में क्रम अनुसार संख्या में सूचना देने हेतु कहा जाए। इस प्रकार की स्वॉट विश्लेषण प्रक्रिया में संस्थान अपने सामर्थ्य के प्रति एकाग्र होता है और कमियों को स्वीकार करता है और उन्हें दूर करके गुणात्मकता बढ़ाने के अवसरों का दृष्टिपात करता है तथा मार्ग में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं की खोज करके उन्हें दूर करने का भी प्रयास करता है। नेक्स्ट वन इज क्या है क्वेश्चन कि स्वॉट विश्लेषण के रूप या प्रकार बताइए। तो जो आपके फ्रेजर थे 1997, इनका मानना है कि जब शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन संपूर्ण गुणवत्ता के संदर्भ में किया जाता है तब मूलभूत रूप से केंद्र का बिंदु कौन होता है भैया? छात्र होता है। केंद्र यानी सेंटर पॉइंट आपका क्या होता है? बच्चा होता है। स्वॉट मूल्यांकन के 3 रूप माने गए हैं। कौन कौन से भैया? आंतरिक, बाह्य और आंतरिक और बाह्य दोनों। सबसे पहले आंतरिक के अंतर्गत क्या आएगा? इस मूल्यांकन में शिक्षक, कार्यालय कर्मचारी और अन्य स्टाफ के सदस्य, कार्यकारी सदस्य, पर्यवेक्षक स्टाफ आदि सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है और उनसे जो भी सूचनाएं और तथ्य मिलते हैं उनका मूल्यांकन का आधार बनाया जाता है। बाह्य मूल्यांकन होता है। बाह्य मूल्यांकन के तहत नियोक्ता, अन्य महाविद्यालय, करदाता तथा आम जनता को सम्मिलित किया जाता है तथा उनसे प्राप्त सूचनाओं व तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। अब आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन दोनों की बात अगर मैं करूं तो मूल्यांकन में छात्रों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन में आंतरिक व बाह्य दोनों दृष्टि से विद्यार्थियों का चयन महत्वपूर्ण माना गया है। आंतरिक रूप उनमें विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाता है जो उस समय पढ़ रहे होते हैं, वे वस्तु स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं तथा बाह्य रूप में वे विद्यार्थी होते हैं जो भविष्य में उस संस्थान में पढ़ने के लिए आने वाले होते हैं। ऐसे विद्यार्थियों जो उस संस्था की ख्याति, प्रतिष्ठा, आलोचना आदि के बारे में सूचना प्राप्त की जाती है। उपर्युक्त दोनों प्रकार के मूल्यांकन आंतरिक और बाह्य छात्रों की सूची बनाकर चयन करके इनके द्वारा दिए गए उत्तर ज्ञात करके हम अपने विद्यालय प्रबंधन या संस्था में मूल्यांकन कर सकते हैं। तो फाइनली ये चैप्टर आपका पूरा डिपेंडेंट था किस पे भैया? स्वॉट पे डिपेंडेंट था, है ना। स्वॉट
क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती है, क्या इसका महत्व होता है, विद्यालय प्रबंधन में इसका क्या रोल होता है, अगर एज अ टीचर आपको एनालिसिस करना हो तो आप क्या करेंगे, क्या इसकी महत्व होती है, सब कुछ हमने आपको इसके विषय में पढ़ा दिया है। होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 6 होता है कंप्लीट। अब बात आती है चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 में आपके लगभग 6 से 7 लॉन्ग आंसर होंगे, 10 से 8, 10 से 11 आपके क्या है भैया शॉर्ट आंसर होंगे। तो एक दिन में हम आपको लॉन्ग आंसर करा देंगे, एक दिन में शॉर्ट आंसर कराएंगे, लेकिन क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य बना करके क्लास को लेना होगा, है ना। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि पीजी पॉइंट एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा, कोर्स में आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे और यूनिट वाइज क्वेश्चंस, केवल क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। आंसर आपको खुद से लिख करके प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। बहुत रामबाण साबित होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप हमारे पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, है ना। बाकी पीजी पॉइंट ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम है उस पर आप हमें मैसेज करेंगे, आपको मैं रिप्लाई दूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें यहाँ पे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए। लाइव में कमेंट नहीं लेती हूँ, क्यों? क्योंकि बाद में जो बच्चे क्लास देखते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारी सभी बातों से सहमत हैं तो सेशन को शेयर करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन भी मिल जाए, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, अपना ध्यान रखिएगा।